बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ, और आज की वीडियो भी SRO 350 पर है जो 7 मार्च को 2024 को इशू किया था, नोटिफाई किया था। और उसके अंदर बेसिकली सेल्स टैक्स के रूल 2006 जो हैं उसमें चेंज किया था, और रूल 5 पर्टिकुलरली 5 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन F को। इसके ऊपर मैं वीडियो 2 अपलोड पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ क्लाइंट्स की तरफ से भी और उस हल्के की तरफ से भी जो मुझसे मशवरा कर रहा होता है कि वो अभी तक उनको क्लैरिटी की ज़रूरत है। मैंने अभी लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने बैलेंस शीट के मुख्तलिफ फॉर्मेट भी शेयर किए थे, आसान तरीन बैलेंस शीट। यहाँ बहरहाल एसेट और लाइबिलिटीज़ को तो मैच करना होगा, और थोड़ी सी अगर जो कॉम्प्लेक्स है उनको भी शेयर किया था, प्लस ये कि कैश फ्लो की स्टेटमेंट को, इसी तरह ट्रायल बैलेंस को, प्रॉफिट एंड लॉस को, ट्रेडिंग अकाउंट को शेयर किया था। लेकिन आज मैं कल से अब तक जो मैं फ़ोन और मैसेजेस सुन रहा हूँ और जो मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मैं आज आपसे बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं उनको भी डिस्कस कर लूँगा। P&L के जो हो सकते हैं आइटम, और बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं, करंट एसेट्स के क्या हैं, नॉन करंट एसेट्स के क्या हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या हैं, इस तरह करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और इक्विटी वगैरह के, तो वो मैं स्लाइड में शो कर लूँगा। लेकिन मैं थोड़ा-सा और इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि आसान ही रहे, लेकिन ये थोड़ा बहुत ज़ाहिर है कि चीज़ें टेक्निकल होंगी, एंड आई होप कि आप उसको मेरे साथ पिक करेंगे। देखें, ये एसआरओ जो है ये सिर्फ बैलेंस शीट तक लिमिटेड नहीं है, इसमें और चीज़ें भी हैं, बट वो इस वक्त चूँकि बैलेंस शीट का फोकस बन गया और ये जनरल इंप्रेशन बन गया कि बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए रिटर्न सबमिट नहीं हो रही। लेकिन इसी एसआरओ के अंदर बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन, री-वेरिफिकेशन जो है उसकी बात भी की है, जो नादरा में सहूलत सेंटर में जाके करानी है और जुलाई तक करानी है वो। इसी तरह प्री वेरिफिकेशन और पोस्ट वेरिफिकेशन ऑफ सेल की ज़रूरत है कि अगर वो सेल सर्टन थ्रेशोल्ड से जाएगी ऊपर, तो उसके अंदर कमिश्नर से अप्रूवल लेना है। 5 टाइम्स अगर एक्सीड कर गई डिक्लेयर्ड, जो इफ द डिक्लेयर्ड सेल एक्सीड 5 टाइम्स द डिक्लेयर्ड बिजनेस कैपिटल, तो वो फिर कमिश्नर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये जो बैलेंस शीट है ये ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बना के सबमिट कर दी जाए। और अभी मैं बैलेंस शीट के ऊपर मजीद एक्सप्लेन करता हूँ इसको, और मैं दोबारा से ये फॉर्मेट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं उन फॉर्मेट्स को ही ज़्यादा फोकस कराऊँ ताकि आपके सामने वो चीज़ें रहें और उनको समझना और आसान हो। इस एसआरओ के अंदर जैसे इंडिविजुअल्स की और उनकी बात हुई, जो शेयर होल्डर्स की बात हुई, दूसरे मैंने अभी आपको रिमाइंड कराया कि बायोमेट्रिक कराना है, रीवेरिफिकेशन करानी है, फिर प्री वेरिफिकेशन और पोस्ट वेरिफिकेशन ऑफ सेल है, जहाँ 5 टाइम्स से बढ़ गई तो कमिश्नर से बात करना पड़ेगी। फिर प्रोविंशियल रिटर्न और जो क्लेम्स हैं उनसे बात है। अमेंडमेंट जो हुई हैं क्लास, जो रूल 5 है वो तो हम देख ही रहे हैं अभी इसके अंदर। और डॉक्यूमेंटेशन साइड के ऊपर इसी तरह क्रेडिट नोट की अप्रूवल्स का जिक्र है इसके अंदर, इस एसआरओ के अंदर। और डॉक्यूमेंटेशन साइड के ऊपर ये बात हुई कि जी ठीक है, अब एक आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट, जिसमें आप इंडिकेटिंग बिजनेस कैपिटल और एसेट्स वगैरह जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट, वो आपको सबमिट करना है। तो उसके ऊपर एक क्योस मच गया, प्रॉब्लम हो गई। और इसमें साथ साथ मैं एक ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, जो एरर आ रहा है उसमें बल्कि क्लियर मैसेज है, और उसमें ये कहते हैं एफबीआर में रिटर्न के अंदर कि दिस रिटर्न शैल रिमेन्स प्रोविजनल एंड ड्राफ्ट अप टू द लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ until your supplier or suppliers file his or file their respective sales tax returns. After the last day, you have to pay or recompute sales tax after deletion of purchase invoices and input tax in order to make your return valid. यानी एक टैक्स पेयर से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो इन्फोर्स करे अपनी सप्लाई चेन को कि वो भी रिटर्न फाइल करें, और अगर उन्होंने नहीं किया तो वो दोबारा से या तो वो पे करेगा अमाउंट, या फिर वो अपनी रिटर्न दोबारा जाके रिवाइज करेगा। तो ये एक इट्स सेल्फ कन्फ्यूजन है कि वो 30th तक वेट के किस चीज़ का करेगा, तो जबकि टाइम तो 15 है, 15 एवरी 15th ऑफ द मंथ वो ये करना है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं उस तरफ भी आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि जैसे इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है। अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करें तो उसके अंदर जो सेक्शन 1 है उसके अंदर डिफाइन कर दिया कि इसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसका स्कोप क्या है, ये उसकी जो जो प्रीएम्बल के अंदर बात दे दी कि ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है। फिर उसके बाद चार्ज ऑफ टैक्स की बात है शुरू के सेक्शंस के अंदर, यानी चैप्टर 2 जो है
और फिर जो है 5 हेड्स ऑफ इनकम जो जिसमें सैलरी भी है, जिसमें प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस इनकम है, उसके अंदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, उसके अंदर जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो पांचों सोर्सेज से किसी को इनकम आ रही होती है। क्योंकि बैलेंस शीट जो बनाने के लिए जैसे मैंने आपसे फॉर्मेट शेयर किए और उनके अंदर जो बैलेंस शीट में आइटम्स होते हैं, तो बैलेंस शीट कोई एक सिंपल ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं है कि जिसको एस्टिमेशन पे बना दिया जाए, जो एजम्पशन पे बना दिया जाए। उसके अंदर तो वो चीज़ें सारी इंक्लूड होती हैं और वो सब्सटेंशिएट हो रही हैं यहाँ से कि जैसे सेक्शन 32 के अंदर मेथड ऑफ अकाउंटिंग दिया हुआ है, सेक्शन 33 के अंदर इनकम टैक्स के अंदर कैश बेस अकाउंटिंग है या एक्रूअल बेस अकाउंटिंग है 34 में, या स्टॉक की क्या पोजीशन है सेक्शन 35 के अंदर, वो सारी डिस्कस होती हैं, वो सारी क्यूमुलेट होती हैं। और साल के आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न हम जब फाइल कर रहे होते हैं तो हम एक बैलेंस शीट बनाते ही हैं। उसमें देखते हैं कि जी ड्यूरिंग द ईयर क्या प्रोसेस रहा, कहीं लोन लिया, किसी को लोन वापस किया, कहीं से किसी ने, और किसी को रेमिटेंस आ गई, किसी को और दूसरी सोर्स से इनकम आई, फिर उसकी जो इनकम इटसेल्फ हुई, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए तो वो इनकम उसकी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी और दूसरी सोर्स से जो भी आएगी। तो ये चीज़ों को तो इग्नोर नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो अवेलेबल है, मसलन अगर मैं जो पार्ट 7 है हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन के अंदर, उसके बाद पार्ट 7 जो आता है चैप्टर 3 के अंदर, अगर आप देखें तो जो पार्ट 4 है कि जिसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद पार्ट 7 है, पार्ट 7 में एग्जाम्पशन को डिस्कस किया गया है। और जो कंसेशन है, मसलन एग्रीकल्चर इनकम है, कोई फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है और रिटर्न ऑफ एक्सपेट्रिएट्स जो हैं उनके उनसे मुतालिक है, इस तरह और चीज़ें, तो यानी एग्जाम्पशन वाली बात जो है। फिर लॉसेस को कवर किया है पार्ट 8 के अंदर। इसी तरह जो अलाउंसेज हैं जैसे ज़कात वगैरह उसको कवर किया, टैक्स क्रेडिट्स को कवर किया गया है। उसके बाद फिर और जैसे एसेट्स के अंदर भी अगर आप देखें तो सेक्शन 78 के अंदर नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस हैं उनको कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें बल्कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने इन चीज़ों को कवर किया है और उसमें उन्होंने ये डिफाइन भी किया हुआ है। जो कि स्टॉक है तो वो सेक्शन 35 के अंदर स्टॉक एंड ट्रेड को हम लेते हैं, एक्रूअल बेस है, ये कैश बेस अकाउंटिंग है, उसको भी देखते हैं सेक्शन 33 34 में, सेक्शन 32 में मेथड ऑफ अकाउंटिंग वगैरह को देखते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप सेल्स टैक्स के एक्ट को देखें तो आप देखें कि उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 14 के अंदर है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाके ये कह दिया कि आप बैलेंस शीट को रजिस्ट्री में जाके अपडेट करें, और उसके बाद कमिश्नर को एक उसके साथ को रिलेट कर दिया कि उससे आप अप्रूवल लें। तो ये एक ऐसा हार्डशिप हो जाएगी बिजनेस कम्युनिटी के लिए या बिजनेसमैन के लिए कि वो उसको मैनेज करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जो इसके साथ साथ जो सेक्शन 21 के अंदर भी आप देखें, जो सेल्स टैक्स पहले ब्लैक लिस्ट कर रहे थे और डी रजिस्टर कर रहे थे, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक जजमेंट दी कि ये आप पहले लेजिस्लेशन तो करें उसके बाद रूल बनाएं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी हमारा जो सेल्स टैक्स के अंदर सेक्शन 26 है वो डील करता है रिटर्न के साथ, और इसी तरह जो 27 है वो स्पेशल रिटर्न के साथ डील करता है। तो उसके अंदर सेल्स टैक्स के अंदर जो पीरियड होता है वो मंथ होता है, जबकि इनकम टैक्स के अंदर जो हमारा टैक्स पीरियड है वो 1 जुलाई से 30 जून तक है। तो एक ईयर की बैलेंस शीट जो हम रिटर्न के साथ भरते हैं वो एक रैशनल बात है, सेंस बनता है उसका। मगर अगर मंथली बैलेंस शीट बनाना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंक्स को भी लेना है, इसमें उसको तो अपनी सारी इनकम्स को कंसोलिडेट करना है, इसमें उसने अपने अगर किसी से लोन लिया हुआ है उसको देखना है, स्टॉक को देखना है। तो इन सारी चीज़ों को वो प्रैक्टिकली कैसे करेगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी देख लें, सेक्शन 18 के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड और बिजनेस एंड और प्रोफेशन को डील करता है, बल्कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट में है। फंडामेंटल राइट जो है हमारे सेक्शन 8 से लेकर आर्टिकल 7 से लेकर और आर्टिकल 28 तक है। तो फंडामेंटल राइट के अंदर की बात है ये, तो आर्टिकल 18 के अंदर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, बल्कि आर्टिकल 25 है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। यहाँ पर 6 शहरों पर ये जो SRO 350 अप्लाई हो रहा है। तो जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने इसको स्टे दे दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है आर्टिकल 25 में 7E जो लगा था, तो उन्होंने 42 सिटीज़ को कवर किया हुआ था, तो बाकी लोगों को एग्जाम्प्ट किया हुआ था और बहुत से लोगों को एग्जाम्प्ट किया हुआ था। तो 18 एग्जाम्पशन 7E के अंदर दी हुई हैं दूसरे लोगों को, तो सिर्फ पर्टिकुलर क्लास को, पर्टिकुलर लोगों को फोकस किया जा रहा था। बहरहाल ये कि यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि बैलेंस शीट अव्वल तो मंथली नहीं हो सकती, दूसरे इन सेल्स टैक्स के अंदर वो लेजिस्लेशन नहीं है जिसकी
जिसकी बेस पर वो ये रूल बनाए। तो इसलिए यहाँ पर भी एक गैप है। इनकम टैक्स के अंदर जो अकाउंट्स जाते हैं उसमें बैलेंस शीट जाती है, इनकम टैक्स की रिटर्न का पार्ट है बैलेंस शीट का एक छोटा सा पोर्शन, जिसमें बड़ी सिंपल सी बैलेंस शीट सॉर्ट ऑफ उन्होंने दी हुई है। एसेट और लाइबिलिटीज के मेजर बिल्कुल बड़े बड़े हेड्स हैं, बट मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, मैं अगेन वो शेयर कर रहा हूँ जो बेसिक आसान फॉर्मेट है। जाहिर है कि ये प्रॉब्लम उन लोगों को रही है जो इंडिविजुअल हैं या एओपी हैं। जो कंपनीज हैं जो एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड हैं उनको तो ये इशू आ ही नहीं रहा, क्योंकि बैलेंस शीट तो वो वैसे भी बना रहे होते हैं। ये तो इंडिविजुअल जो बिजनेस है, प्रोप्राइटर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, वो काम कर रहा है तो उसको इशू आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं बैलेंस शीट के आइटम्स भी मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर किसी को कन्फ्यूजन इसके अंदर हो तो वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, कल से अब तक कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि कमेंट सेक्शन में करें ताकि दूसरे दूसरे लोगों को भी इसके अंदर कुछ बेनिफिट हो। बहरहाल मेरी तो दोबारा एफबीआर से रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो के थ्रू भी कि एक तो रिटर्न सबमिट नहीं हो रही क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बन पा रही। बैलेंस शीट बहुत से लोग पैनिक में आके बना रहे हैं और वो उनको ये भी क्लैरिटी नहीं हो रही कि वो बैलेंस शीट जो कब कब तक की बनाए, वो 31 मार्च तक की बना दें या फिर जून की बनानी है, या उनको और कोई डेट है, तो उस वहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है। तो बहरहाल ये कि बैलेंस शीट का जो ये रूल चेंज हुआ है, इसकी लेजिस्लेशन के अंदर एक लकूना है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इसको बाहर करता है। इसके अलावा जो सेल्स रिपीटेशन है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के साथ हम बैलेंस शीट देते हैं, तो उस वक्त भी देंगे, अब भी देंगे, ये एक वो है। और फिर अगर मंथली की इंटेंशन है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है, तो वो तो एक और ही चैप्टर खुल जाएगा कि मंथली बनाना तो नामुमकिन है। फिर उसके बाद अगले महीने से जुलाई में जाके जो है ना, 1 महीने के बाद, समझ लें 1-1.5 महीने के बाद, फिर बायो करवा रहे होंगे रीवेरिफिकेशन के लिए। तो इन सारी एक्सरसाइज का जो पर्पस है वो एक डिसरेस्ट हो रहा है बिजनेस कम्युनिटी में, और इसमें एफबीआर को एक इसके ऊपर क्लैरिटी देनी चाहिए, और इसके अंदर एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाने चाहिए, और कम से कम इस दफ़ा की रिटर्न्स तो ये सबमिट हों ताकि ये चीज़ें जब तक सेटल हों, क्योंकि 22 तारीख तक जो डेट दी, तो आज तो 18 हो गई है, तो 4 दिन ही सिर्फ रहते हैं। तो उसके बाद फिर अगर पेनल्टियाँ लगाएंगे 182 की इसमें, तो फिर ये तो एक ज़्यादती वाली बात होगी। जो इस पे भी केस लॉज मौजूद हैं कि जो चीज़ एक टैक्स पेयर के कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड हिज कंट्रोल है, और उसमें कोई अगर उससे डिफॉल्ट होता है तो वो उसका कोई उसको पेनलाइज नहीं किया जा सकता। और ये भी इसमें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, जिस आर्टिकल 10A जो है कि जिसके अंदर फेयर ट्रायल का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। बहरहाल ये कि ये आप इस फॉर्मेट्स को देखें, अगर कोई सवाल इसके बाद भी है तो आप ज़रूर वो करें। अभी की सिचुएशन ये है कि रिटर्न सबमिट नहीं हो रही बैलेंस शीट की वजह से, जो प्रॉपर नहीं बन पा रही हैं, उनकी डेट्स के अंदर भी इश्यूज आ रहे हैं, प्लस सिस्टम के अंदर भी लिमिटेशन है कि वो ऐड करके भी लोगों ने कुछ गलत बैलेंस शीट्स भी बना के उन्होंने कोशिश की जमा करने की कि रिटर्न तो जमा हो जाए, इसकी पेनल्टी तो ना लगे, तो वो भी नहीं हो पा रही। ये एक सीरियस मसला है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए, एफबीआर को, कि इसमें हमें एक वाज़ेह क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए ताकि कोई डिफ़ॉल्ट हमारे एंड से ना हो, और हमारे जो क्लाइंट हैं वो लॉ अबाइडिंग क्लाइंट्स हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, वो काम अपने लॉ के हिसाब से करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही। बहरहाल इस वीडियो को मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोशिश करें कि कमेंट सेक्शन में ही कमेंट दें। थैंक यू।